So hello everyone, today we are going to start with nitric acid HNO3. Nitric acid is also known as aqua fortis. इसको और किस नाम से जाना जाता है? एक्वा फोर्टिस के नाम से जाना जाता है, इसको ध्यान रखिएगा। अच्छा, इसकी लेबोरेटरी प्रिपरेशन की बात करते हैं। लेबोरेटरी प्रिपरेशन की, जिसमें से सवाल बहुत सारे आपको मिल जाएंगे। लेबोरेटरी प्रिपरेशन की बात करेंगे तो हम क्या करते हैं, यहां पर सोडियम नाइट्रेट लेंगे, NaNO3 सोडियम नाइट्रेट। इसके बाद में और हम क्या लेते हैं, हम लेते हैं H2SO4। और H2SO4 हम कैसा लेंगे, HCl से याद करो। H2SO4 हम कैसा लेंगे, H2SO4 हम लेते हैं कॉन्सेंट्रेटेड, कॉन्क H2SO4। तो यहां पे हमारे पास है सोडियम नाइट्रेट और हमारे पास है H2SO4। अब देखो टेम्परेचर कंडीशन क्या होती है, वही HCl वाली याद करना। टेम्परेचर होता है 200 डिग्री सेल्सियस से कम। 200 डिग्री सेल्सियस से कम यहाँ पे टेम्परेचर आप रखोगे तो यहाँ पे क्या होगा कि एक H उठेगा और NO3 से कंबाइन कर जाएगा, बना लेगा HNO3। एक H बचा, SO4 बचा, Na बचा, क्या बना लेगा, NaHSO4। आ रही है बात समझ में? यहां पे ये रिएक्शन चलती है। NaNO3 की जगह आप पोटेशियम नाइट्रेट भी यूज कर सकते हो, KNO3। यहां पे क्या होगा, H2SO4 कॉन्क H2SO4, वही सारी रिएक्शन है, HNO3 बनेगा, लेकिन NaHSO4 की जगह अब क्या बन जाएगा, KHSO4। इज दैट क्लियर? समझ में आ रही है बात? अच्छा, इसके बाद हम टेम्परेचर 200 डिग्री सेल्सियस से यहां पे कम रखते हैं। फिर से वही HCl वाली चीजें आ रही हैं कि नहीं आ रही हैं? देखो यहां पे टेम्परेचर हम 200 डिग्री सेल्सियस से कम रखते हैं। अगर हम टेम्परेचर को 200 डिग्री सेल्सियस से बढ़ा दें, टेम्परेचर को 200 डिग्री सेल्सियस से बढ़ा दें तो क्या होगा? ठीक है, टेम्परेचर को 200 डिग्री सेल्सियस से बढ़ा दें तो क्या होगा, आइए देखते हैं। टेम्परेचर अगर हम 200 डिग्री सेल्सियस से अधिक कर देते हैं तो यहां पे देखो हमारे पास सोडियम नाइट्रेट है, H2SO4 है कॉन्सेंट्रेटेड, और इस बार हमने टेम्परेचर लिया 200 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा, बनेगा HNO3 बनेगा भाई, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन एक जो दिक्कत आएगी वो ये आएगी कि ये यहां पे ये Na2SO4 बन जाता है। क्या बन जाता है, Na2SO4। और इसके साथ दिक्कत ये है, ये बहुत हार्ड सब्सटेंस होता है, HCl में ही बताया, हार्ड क्रस्ट बना लेता है टेस्ट ट्यूब पे। और क्योंकि यहां पे टेस्ट ट्यूब में हार्ड क्रस्ट का फॉर्मेशन हो जाता है, बिकॉज ऑफ दैट द रिएक्शन कम्स टू अ हॉल्ट। दूसरा जो सवाल पूछा जाता है कि भाई यहां पर हम H2SO4 ही क्यों यूज करें, कोई और एसिड क्यों नहीं यूज कर सकते? तो इसका कारण केवल इतना है कि यहां पे जो ये H2SO4 है ये नॉन वोलाटाइल होता है, और HNO3 जो है वो वोलाटाइल होता है। कैसा होता है, वोलाटाइल होता है। तो जब हम टेम्परेचर देते हैं, हीट देते हैं, तो क्या होता है कि हमको HNO3 के ही वेपर्स मिलते हैं। वोलाटाइल का मतलब जो भाप बन के उड़ जाए। अगर हम कोई और एसिड यहां पे लेंगे और हो सकता है वो वोलाटाइल होगा, तो हमारे पास HNO3 के भी वेपर्स हमको मिलेंगे और उस एसिड के भी वेपर्स हमको मिलेंगे। क्यों? क्योंकि दोनों का ही नेचर क्या है, वोलाटाइल। दोनों ही भाप बन के उड़ जाएंगे और हमको दोनों की मिक्स्ड भाप मिलेगी। समझ में आ रहा है? फिर उसको सेपरेट करना बहुत ज्यादा हेक्टिक प्रोसीजर होता है। इस वजह से हमने कहा कि भाई H2SO4 को क्यों लिया हमने, H2SO4 को इसलिए लिया क्योंकि ये जो है ये नॉन वोलाटाइल होता है, टेम्परेचर देने पे आसानी से भाप बन के नहीं उड़ेगा। HNO3 वोलाटाइल होता है, टेम्परेचर दोगे तुरंत ये भाप बन के उड़ जाएगा। इसके और इसके वेपर्स मिक्स नहीं होंगे, हमको केवल जो वेपर्स मिलेंगे वो किसके मिलेंगे, HNO3 के ही हमको यहां पर वेपर्स मिलते हैं। HNO3 यहां पे हमको किस फॉर्म में मिलता है, वेपर्स के फॉर्म में मिलता है। समझ में आ रही है बात? HNO3 हमको यहां पे वेपर्स के फॉर्म में मिलता है। अच्छा, हम 200 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा टेम्परेचर रखेंगे तो पहली दिक्कत तो ये आई कि यहां पे हार्ड क्रस्ट बन जाएगा। क्या होगा, यहां पे एक हार्ड क्रस्ट बन जाएगा, बिकॉज ऑफ विच रिएक्शन कम्स टू अ हॉल्ट। दूसरी जो दिक्कत आएगी वो ये आएगी
कि भाई फ्यूल वेस्टेज होगा, जो कि हमने HCl में भी पढ़ा था, फ्यूल वेस्ट होगा। जब रिएक्शन 200 डिग्री सेल्सियस से कम पे चल सकती है तो 200 डिग्री सेल्सियस से अधिक टेम्परेचर की क्या आवश्यकता है, ठीक है, तो फ्यूल वेस्ट हो रहा है। ग्लास एपरेटस में क्रैक, ग्लास एपरेटस क्रैक हो सकते हैं। और जो सबसे बड़ी दिक्कत आएगी वो ये है कि HNO3 जो है, इसको जब तुम हाई टेम्परेचर देते हो, ठीक है, मतलब ये HNO3 जो है वो डिकम्पोज करने लगता है एट हाई टेम्परेचर। तो जब आप इसको हाई टेम्परेचर दोगे और जब 200 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा का टेम्परेचर दोगे तो यहां पे ये डिकम्पोज होने लगता है NO2 प्लस O2 प्लस H2O में। आ रही है बात समझ? HNO3 को जब 200 डिग्री सेल्सियस से अधिक आप टेम्परेचर दोगे तो यहां पे इसका डिकम्पोजिशन बड़ी तेज होता है, NO2 बनेगा, O2 बनेगा, H2 बनेगा। अच्छा 200 डिग्री सेल्सियस से कम टेम्परेचर दोगे तो क्या डिकम्पोजिशन होगा? हाँ तब भी होता है, लेकिन उतना नहीं होता है। लेकिन जब आप 200 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा टेम्परेचर दोगे तो ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो है ये बहुत तेज आगे बढ़ती है और हमको जो है HNO3 तो मिलता ही नहीं, हमको क्या मिलता है? NO2, O2 और H2O। तो समझ में आ रही है बात? 200 डिग्री सेल्सियस से कम टेम्परेचर की बात करते हैं, क्या ये डिकम्पोजिशन होगा? बिल्कुल होगा, लेकिन उस रेट से नहीं होगा जिस रेट से इस केस में होगा। अब देखो आपसे यह भी पूछा जाता है कि भाई जो हमारा HNO3 है वो फ्रेशली प्रिपेयर्ड जो HNO3 होता है वो येलो कलर का होता है। फ्रेशली प्रिपेयर्ड HNO3 इज येलो इन कलर, ऐसा क्यों होता है? तो भैया इसका कारण क्या है? इसका कारण यह है कि जब हम फ्रेशली प्रिपेयर्ड HNO3 बनाते हैं तो अभी जो बताया ये थोड़ा सा डिकम्पोज करता है NO2, O2 और पानी में। अब ये जो NO2 है ये वापस से डिसॉल्व करता है किसमें? सॉल्यूशन में या पानी में। और जब ये NO2 डिसॉल्व करता है पानी में तो ये जो रंग दिखाता है, कलर दिखाता है, वो है येलो कलर। आ रही है बात समझ में? इसलिए फ्रेशली प्रिपेयर्ड HNO3 जो है वो येलो कलर का होता है। क्यों? क्योंकि थोड़ा सा डिकम्पोज कर जाता है NO2, O2 और H2O में, NO2 वापस से पानी में घुल जाता है और येलो कलर दिखाने लगता है। इसलिए HNO3 इज येलो इन कलर। फ्रेशली प्रिपेयर्ड HNO3 इज येलो इन कलर। ठीक है, समझ में आ रही है बातें? आगे बढ़ते हैं। अब एक क्वेश्चन जो इसमें और बन सकता है वो ये है कि भाई व्हाई ग्लास एपरेटस इज यूज्ड। हम यहाँ पे नाइट्रिक एसिड की प्रिपरेशन में ग्लास एपरेटस यूज करते हैं, ठीक है। मेटल के एपरेटस यहां नहीं यूज करेंगे, रबड़ के एपरेटस हम यहां नहीं यूज करेंगे। हम क्यों यहां पे ग्लास के एपरेटस यूज करते हैं? व्हाई ग्लास एपरेटस? तो इसका कारण ये है कि भाई जो ग्लास एपरेटस होते हैं, ग्लास एपरेटस, ठीक है, नाइट्रिक एसिड का एक नेचर है, HNO3 का एक नेचर है, नाइट्रिक एसिड का एक नेचर है कि ये बहुत ज्यादा कोरोसिव होता है, ठीक है। नाइट्रिक एसिड इज अ वेरी गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ध्यान रखो, इस प्रॉपर्टी को ध्यान रखो। अ वेरी गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इज नाइट्रिक एसिड। अ वेरी स्ट्रॉन्ग डिहाइड्रेटिंग एजेंट इज H2SO4। नाइट्रिक एसिड बहुत अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो इस वजह से अगर हम मेटल के एपरेटस यूज करेंगे तो क्या होगा कि यहां पे जैसे लोहे में जंग लग जाती है, ठीक है, लोहे में जंग लग जाती है, उसी तरीके से यहां पे जो मेटल एपरेटस अगर हम यूज करेंगे तो वो भी कोरोड कर जाते हैं। समझ में आ रही कुछ बात? कुछ रिलेट कर पा रहे हो? वो भी कोरोड कर जाएंगे। इस वजह से नाइट्रिक एसिड की प्रिपरेशन में हम ग्लास एपरेटस यूज करते हैं। रबड़ के भी एपरेटस हम नहीं यूज करेंगे। हम किसके एपरेटस यूज करेंगे? ग्लास के एपरेटस यूज करेंगे। कारण? क्योंकि नाइट्रिक एसिड कोरोसिव एंड इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, हेंस इट कैन कोरोड द सरफेस ऑफ द मेटल। इस वजह से हम यहां पर ग्लास एपरेटस यूज करते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा इस चीज को। आइए बात करते हैं नाइट्रिक एसिड की कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। तो भाई जो हमारा प्योर नाइट्रिक एसिड होता है, प्योर HNO3 होता है, प्योर नाइट्रिक एसिड होता है, वो कैसा होता है? कलरलेस होता है। लेकिन जो हम लैब में बनाते हैं, लेबोरेटरी प्रिपरेशन से हम जो नाइट्रिक एसिड बनाते हैं, फ्रेशली प्रिपेयर्ड नाइट्रिक एसिड जो होता है वो कैसा होता है? येलो होता है। क्यों येलो होता है? क्योंकि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड उसमें डिसॉल्व रहती है पानी में, जिसकी वजह से वो एक येलो कलर देती है। बता चुके हैं, ठीक है। उसके बाद में हमको क्या देखना है? उसके बाद में हमको देखना है भाई कि एक मिनट, वाटर मिसिबल होते हैं, पानी में घुल जाते हैं, वाटर मिसिबल है। दूसरी चीज, तीसरी चीज हमने कहा कि भाई ये जो है नाइट्रिक एसिड पानी में घुल जाएगा। तीसरी चीज जो है वो हमने अभी देखी, क्या? इसका कोरोसिव नेचर। तो वेरी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट,
वेरी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अभी इस पे रिएक्शंस भी हमको देखनी है। तो वेरी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और कोरोसिव नेचर शो करता है ऑन मेटल्स, कोरोसिव नेचर शो करता है। ठीक है, और बताओ और क्या हो सकता है भाई? ये एसिड है, ये स्ट्रॉन्ग एसिड है। नाइट्रिक एसिड कैसा है? स्ट्रॉन्ग एसिड है ना। तो ये क्या करेगा? ये जो है ब्लू लिटमस को रेड कर देगा। मिथाइल ऑरेंज पे इसका क्या असर पड़ेगा? तो भाई मिथाइल ऑरेंज को ये किस में बदल देगा? ऑरेंज कलर में या फिर पिंक कलर में। और फेनोल्फथलीन पे क्या असर पड़ेगा? तो फेनोल्फथलीन वैसे तो कलरलेस होता है, एसिड में डालोगे तो भी वो कलरलेस ही रहेगा। तो फेनोल्फथलीन कलरलेस ही रहता है। ठीक है, ये तीन चीजें HCl में भी बताई थी। HCl का वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज देख लीजिए। HNO3 के बाद हम H2SO4 शुरू करेंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास नाइट्रिक एसिड की कुछ प्रॉपर्टीज